वो खुद को खुशनसीब समझती थी। वैसे तो उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अक्सर मिस्टर मित्तल, मिस्टर शर्मा और मिस्टर राठौर से सलाह लेते रहते। कभी कभी वो लोग भी अचानक ऑफिस आ जाते, जिससे कि ऑफिस में काम करने वाले भी अपने काम पर फोकस रखें और काम में कोई लापरवाही भी ना हो। इसी बीच उन्हें कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। वैसे भी बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत आम सी बात होती है, तो सब नॉर्मल ही था। दोनों साथ ही थे। इनफैक्ट प्लेन में भी दोनों की सीट साथ में ही थी। होटल भी सेम था, होटल का रूम भी आसपास ही था। किसी को क्या शक होता कि यहाँ क्या झोल चल रहा है। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद रेहान ने आरव से कहा, यार मैं क्या सोच रहा हूँ, अपनी गारमेंट फैक्ट्री के लिए किसी अच्छे फैशन हाउस से कॉन्टैक्ट करते हैं। तुझे क्या लगता है? आइडिया तो अच्छा है। कोई कंपनी है तेरी नजर में? हाँ एक है तो सही, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ। एक काम करते हैं ना, कल तू भी मेरे साथ चल, सब देख लेना। अगर तुझे ठीक लगे तो फिर डील कर लेंगे। यार अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, तो पापा या अंकल से क्यों नहीं बात करता? वैसे भी दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड। एक काम करते हैं, कल पहले हम दोनों चलते हैं, फिर उनसे बात कर लेंगे। वैसे भी तो पार्टी वगैरह तो करने वाला है नहीं, तो यही कर लेते हैं। रेहान की जिद के आगे फाइनली उसे मानना ही पड़ा और वो तैयार हो गया उस फैशन हाउस में जाने के लिए। रेहान और आरव मुंबई पहुंचते हैं और होटल में फ्रेश होकर साथ में कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। फिर देर शाम दोनों बीच पर जाते हैं। दोनों दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बिजनेस और दुनिया की बोरिंग बातें करने के बाद वो भी उसी टॉपिक पर चले आते हैं जो मेरा, आपका और सबका फेवरेट होता है। जी बिल्कुल, बचपन की शरारतें और मस्ती, दोनों के साथ बिताए पल, प्यारी सी नोक झोंक, रूठना मनाना, पड़ोसियों को और क्लासमेट्स को परेशान करना, आपस के लड़ाई झगड़े, खेल खेल में हुई मारपीट। ओह गॉड, ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो वो दोनों भी उसी टॉपिक पर लगे हुए थे। वैसे तो उन बातों को याद करके वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों का सोनापन बढ़ गया था। वो दोनों ही इस वक्त आरजू और ईशानी को मिस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के दिल का हाल समझते थे। उसी समय पास के स्टॉल पे रखे रेडियो में गाना बजा जो उन दोनों के दिलों का हाल बयान कर रहा था। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना की महफिल जवान है, हंसी है। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा। आंखों में तेरी ही सूरत बसी है, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पा के दिल में ये खाली सा क्या है। क्यों हर वक्त दिल में कोई बेकली है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दोनों कुछ देर खामोशी से इस गाने को सुनते और फिर एक दूसरे से छिपकर अपने आंसू पोंछ के वापस होटल आ गए और खाना खाकर थोड़ी देर घर पर सबसे बात की और सोने चले गए। अगले दिन कॉन्फ्रेंस दोपहर तक ही थी, इसलिए रेहान ने लंच के बाद फैशन हाउस के मैनेजर के साथ अपनी मीटिंग रखी थी। वो दोनों कॉन्फ्रेंस खत्म करके निकले और मीटिंग के लिए निकल ही रहे थे, तभी रेहान को एक कॉल आया। थोड़ी देर बात करने के बाद रेहान ने थोड़ी चिंता से आरव से कहा, यार आरव, यार मैं तो फंस गया यार, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है, प्लीज मना मत करना। अरे क्या हुआ यार, बताओ तो। यार मैं क्या कहूँ, तुझे पता है ना वो चावला जिसके साथ हमारी वो बिजनेस डील चल रही थी, वो भी यहाँ पे आया हुआ है और अभी के अभी मीटिंग करनी है। वो बोल रहा है वरना कह रहा है डील कैंसिल कर देगा, और अभी ये वाली मीटिंग है। यार वो तुझे ऐसे कैसे धमकी दे सकता है? अरे वो गुप्ता है ना, उसी ने भड़काया होगा। उस गुप्ता को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे हम देख लेंगे, पर अभी मुझे तो जाना पड़ेगा यार, वरना तू जानता है हमें कितना नुकसान हो सकता है। एक काम करना, तो ये फैशन हाउस वालों को देख ले, मैं इसे संभाल लूं, प्लीज मेरे भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। एक मिनट, कहीं कोई और बात तो नहीं है? और क्या बात होगी? नहीं पहले तो ऐसे कभी प्लीज नहीं बोलता ना, इसलिए। एक पल के लिए तो रेहान ने अपना सिर पीट लिया, फिर खुद को संभालते हुए कहा, अरे यार इस चावला की वजह से परेशान हूँ इसीलिए। वैसे तुझे देर हो रही है तो तू निकल, और हाँ डील फाइनल करके ही लौटियो। रेहान ने जैसे तैसे उसे वहां से भगाया, फिर मुस्कुराते हुए अपने सिर पर खुद ही तपाली मारकर कहा, कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू रेहान। फिर वो किसी को मैसेज भेजता है और फिर वो भी मुस्कुराते हुए दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ दो लड़कियां एक कैबिन में बैठी हुई कुछ डिस्कस कर रही थी, जिसमें से एक ने ग्रे और दूसरी ने ब्लू फॉर्मल सूट्स पहने हुए थे। थोड़ी देर में एक मैसेज आता है जिसे देखकर ग्रे सूट वाली लड़की थोड़ी परेशान सी दूसरी लड़की से कहती है, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, बट वो ना पापा का मैसेज था, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, प्लीज आज की मीटिंग तू संभाल लेना, प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, पर तू अपना और अंकल का पूरा ध्यान रखना, ठीक है? और कोई भी बात हो तो मुझे बता देना। लव यू जान, थैंक यू सो मच। और वो उसे गले लगाकर जल्दी से वहां से निकल गई और बाहर आकर किसी को मैसेज करती है। थोड़ी देर में आरव वहां पहुंचता है जहां मीटिंग होती है। एक आदमी उसे लेकर उसे एक रूम में पहुंचाता है और थोड़ी देर उसे वेट करने को बोलता है। आरव वहीं बैठकर अपना फोन चेक करने लगता है। उस वक्त उसकी पीठ दरवाजे की तरफ होती है। रेहान भी उसी बिल्डिंग में पहुंचता है जहां दरवाजे पर ही ग्रे सूट वाली लड़की मिलती है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। रेहान उससे इशारे में कुछ पूछता है और वो भी अपना अंगूठा दिखाती है।
दोनों शरारत से मुस्कुराते हैं और वो लड़की उसे मीटिंग हॉल में ले जाती है। दोनों मीटिंग शुरू करने वाले होते हैं, तभी उन्हें एक जोर की चीख सुनाई देती है। रेहान अपने सिर पर हाथ रखकर धीरे से हिलाता है और फिर आरव का फोन नंबर डायल करता है। आरव रूम में बैठा वेट कर रहा था, तभी एक लड़की वहां आती है और बिना देखे कहती है, सॉरी यार रेहान, तुम्हें वेट करना पड़ा। उसकी आवाज से चौंक कर आरव पीछे मुड़ता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। तो इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते या कुछ कह पाते, आरव को रेहान का फोन आता है। रेहान, और भाई कैसा लगा सरप्राइज? आरव, ये सब तूने प्लान किया? कब? कैसे? तुझे कैसे पता? रेहान, अरे बाप रे, इतने सारे सवाल। मतलब भाई को सरप्राइज पसंद नहीं आया? कोई नहीं। अरे नहीं भाई, मैं ठीक हूँ और मुझे तो। आरव जब तक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, उसने जब रेहान की बात सुनी तो वो घबरा गया और ये सब बोलने लगा। तभी उसे रेहान के हंसने की आवाज सुनाई दी और वो चुप हो गया। रेहान समझ गया। अच्छा सुन, अगली बार थोड़ा धीरे से। वो क्या है ना, पूरा ऑफिस तुम दोनों की आवाज से बहुत ज्यादा डर गया था। मतलब तू यही है? हाँ जी, बिल्कुल मैं यही हूँ। अब चल फोन रख और हाँ, मेरी जान का ख्याल रखना। फोन रखकर आरव ने सामने देखा तो ब्लू कलर के फॉर्मल सूट में ईशानी खड़ी थी। पैरों में हील्स, एक हाथ में आरव की दी हुई स्मार्ट वॉच, बालों में जूड़ा, कानों में टॉप्स, आंखों में पतला सा काजल। कुल मिलाकर एक परफेक्ट बिजनेस वुमन लग रही थी। आरव ने अपने हाथ फैलाए और वो दौड़कर उसमें सिमट गई। कुछ देर यूं ही एक दूसरे को दोनों महसूस करते रहे और बाद में अलग हुए और सोफे पर बैठे। आरव ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दोनों ने एक साथ पूछा, कैसे हो? फिर दोनों ही झेप गए। आरव ने अपने हाथों में उसका चेहरा लिया और उसके होंठों को चूमते हुए उसके बाल खोल दिए और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। थोड़ी देर में जब दोनों अलग हुए तो उसने कहा, अब मैं ठीक हूँ। अब तक तो बस जी रहा था किसी तरह, पर अब जिंदा हूँ तो मेरी जिंदगी, मेरी सांसें हूँ। फिर कभी मुझसे दूर मत जाना। और वो दोनों वापस एक दूसरे में खो गए। इधर रेहान अपनी मीटिंग खत्म करता है तो वर्तिका उसे पूछती है, मिस्टर शर्मा, जब आप पिछली बार यहाँ आए थे तो आपने बताया था कि ईशानी आपकी स्कूल फ्रेंड है, लेकिन फिर आपने ये सब कुछ प्लान किया एंड ये मिस्टर आरव कौन है? एंड ये सब कुछ मेरा मतलब, देखिए ईशानी सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी है। रिलैक्स मिस वर्तिका, आरव मेरा बचपन का दोस्त है और ईशू का मंगेतर भी है। हम सब साथ पढ़ते थे, वहीं ये रिलेशनशिप में आए, इनमें प्यार हुआ। हमारे फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे थे तो सब इनके रिश्ते के लिए मान भी गए। शर्त ये थी कि जब तक दोनों अपना करियर नहीं बना लेते हैं, एक दूसरे से ना तो मिलेंगे ना बात करेंगे। और अब मुझे लगता है कि चूंकि दोनों सेटल हो गए हैं तो वो ये सरप्राइज डिजर्व करते हैं, राइट? और कोई सवाल? नो, दैट्स इनफ। फिर रेहान आरव को कॉल करता है। उस समय आरव ईशानी की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और ईशानी प्यार से उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए बातें कर रहे थे। इसी वक्त रेहान का फोन आरव के फोन पे आया। आरव ने पहले तो 2 बार बिना देखे फोन काट दिया, फिर तीसरी बार भी उसने बिना देखे उठा लिया। कौन है बे, क्यों गदर मचा रखी है? तेरा जीजा बोल रहा हूँ बे। तेरी बहन से आधे घंटे में शादी है मेरी। सोचा बता दूं, वरना तू रोने लग जाएगा कि बिना बताए शादी कर ली और फिर हमें दोबारा शादी करनी पड़ेगी। रेहान की ये बातें सुनकर वर्तिका मुंह फाड़े उसे देख रही थी। ईशानी की हंसी निकल गई और आरव ने भी मुस्कुरा कर कहा, चल बे, मेरी बहन तुझ जैसे से कभी शादी करेगी नहीं, तू चाहे जो कर ले। हाँ तो मुझ जैसे से क्यों करेगी? अरे वो तो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी। मिसेस आरजू रेहान शर्मा बनेगी वो। चल बे, ये मुंह और मसूर की दाल। ईशानी, स्टॉप इट गाइस। और रेहान, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं फोन पे? ना जी, मैंने तो ये कहने के लिए फोन किया था कि अब स्कूल फ्रेंड तो मैं भी आपका हूँ, हमसे भी मिल लेते थोड़ा सा। जी बताइए, कहाँ हैं आप? हम अभी आते हैं। थोड़ी देर में वो तीनों साथ निकल गए मुंबई दर्शन करने के लिए। तीनों ने साथ में फुल लॉन मस्ती की और ढेर सारी पिक्चर्स भी क्लिक करी। बीच बीच में रेहान किसी न किसी बहाने उन्हें अकेला छोड़ देता जिससे वो साथ में टाइम स्पेंड कर सकें, और ये बात वो दोनों अच्छे से समझ रहे थे और उस मौके का पूरा फायदा भी उठा रहे थे। अब भाई, अगर ग्रुप में लड़की हो और शॉपिंग ना हो तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तुम लोगों ने साथ में बहुत सारी शॉपिंग की और सबके लिए गिफ्ट्स भी खरीदे। मौका देकर रेहान ने चुपके से एक बहुत ही प्यारी सी पायल खरीदी। समझ तो आप गए होंगे किसके लिए, है ना? खूब सारी मस्ती और शॉपिंग के बाद सबको बहुत भूख लग गई तो वो एक होटल में गए और एक अच्छा सा डिनर किया। उसी समय आरव को मिस्टर मित्तल का फोन आया। पहले तो उन्होंने उन दोनों को ही गलत लोगों के साथ बिजनेस डील करने के लिए भरपूर सुनाया और उन्हें तुरंत दिल्ली जाने को कहा। उनकी बात सुनकर सब परेशान हो गए और अगली फ्लाइट से दिल्ली निकल गए। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भारत का बेहतरीन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। उसी के कैंपस में एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा लड़का घुटनों पर बैठकर एक लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। वो लड़का अब उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है और वो लड़का सीधा जमीन पर गिरता है। सब उस तरफ देखते हैं तो वो एक 5 फीट 4 इंच की लड़की थी जिसने नॉन डेनिम जीन्स, साथ में व्हाइट शर्ट और डॉक्टर कोट पहना हुआ था।
साथ में बालों को हाई पोनी किया हुआ था, कोई मेकअप नहीं था और धीरे से अपना कोट झाड़ रही थी। उसे देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। लेकिन वो लड़का और उसके चमचे उसके सामने आते हैं और एटीट्यूड में कहते हैं, देख सीनियर, अगर शराफत से जीना है तो मेरे मामले में टांग मत अड़ाना, वरना उसके शरीर को गंदे तरीके से देखते हुए वो हाल करूंगा ना कि तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तेरी माँ को तेरी परवाह नहीं है क्या जो तुझे यहाँ भेज दिया? क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई काम नहीं है क्या आप लोगों को? उसकी आवाज सुनते ही सब होश में आए और अपने कामों में लौट गए। वो भी अपने रूम में आ गई। कुछ लोग अब भी उसके बारे में बात कर रहे थे। थी कौन ये भला? हिटलर। क्या? अरे बिल्कुल हिटलर। अपने फर्स्ट ईयर से कॉलेज टॉपर रही है और सारे प्रोफेसर डॉक्टर की फेवरेट थी। डॉक्टरी उसका पेशा नहीं है बल्कि जुनून है। इसीलिए उसने अपना एमबीबीएस पूरा करने तक अपने बैच और इस कॉलेज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऑपरेशन असिस्ट किए हैं। फिलहाल वो यहीं से इंटर्नशिप कर रही है और यहाँ भी टॉपर ही है। पढ़ाई के अलावा कोई और शौक ही नहीं है और ना ही किसी से ज्यादा बात करती है। आज तक किसी ने भी उसे खुलकर हंसते नहीं देखा। लेकिन जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में होता है, बिना पूछे उसकी मदद करती है और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज में उसे कोताही मंजूर नहीं। अगर उसने हमें यहाँ इस तरह बातें करते देख लिया तो अब जल्दी निकलो यहाँ से। इन सब से अलग भी था कोई, जो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था। एक 27-28 साल का लड़का गले में स्टेथोस्कोप और डॉक्टर कोट पहने गैलरी में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था और उस लड़की को देखे जा रहा था। जल्दी ही उन लड़कों की पिटाई की खबर सबको मिल गई और सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी हॉस्पिटल के गेट पर गाड़ियों का काफिला आकर रुका। उसमें से एक अधेड़ उम्र की संभ्रांत औरत और एक रुबीला और कमीना सा दिखने वाला आदमी फुल सिक्योरिटी के साथ बाहर निकला। उसको देखते ही चारों तरफ खलबली मच गई। यहाँ तक कि हॉस्पिटल का मालिक भी, डीन भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस आदमी ने उन्हें देखा तो सबके सामने उन्हें थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम दोनों के होते हुए भी मेरा बेटा इस हालत में कैसे पहुंचा? मैं हर साल इतना सारा डोनेशन क्या इसीलिए देता हूँ? मुझे मेरा बेटा चाहिए सही सलामत, और उससे पहले मुझे वो इंसान चाहिए जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया है। समझे तुम दोनों? क्यों? पुलिस में कंप्लेंट करनी है या फिर मीडिया के सामने बेइज्जत करना है? सबकी नजर उस आवाज की तरफ गई तो सामने वही लड़की ढेर सारे रिपोर्टर्स के साथ बाहर खड़ी थी। उस आदमी ने अपने चमचे से पूछा तो उसने बताया कि ये वही है जिसने सुबह उन लड़कों की पिटाई की थी। उसकी बात सुनकर दोनों, आदमी और औरत, गुस्से में तमतमा गए। ए लड़की, खुद को ज्यादा स्मार्ट समझती है? तू जानती नहीं है मैं हूँ कौन? ब्रजेश गुप्ता नाम है मेरा, ब्रजेश गुप्ता। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुझे खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। अगर इतनी ही दौलत है तो अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल में क्यों नहीं भेजा, जहाँ उसे थोड़ी तमीज सिखाई जाती, औरतों की इज्जत करना सिखाया जाता? उसकी बात सुनकर वो आदमी बौखला गया। ए लड़की, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ बोलने की? तू जानती भी है कि वो कौन है? पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है वो। बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह का बेटा है। हमारा बिजनेस देश के हर कोने में फैला है। 10 फार्म हाउस, गोल्फ क्लब, हॉर्स क्लब, कैसीनो, पब, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या नहीं है हमारे पास? इतना सब कुछ है कि गिनती करना मुश्किल है। और अब मेरा बेटा अपना हॉस्पिटल का बिजनेस भी शुरू करने वाला है। अरे हमारा तो इतना नाम है कि देश और दुनिया की तमाम कंपनियां हमसे जुड़ना चाहती हैं। अरे आप तो बस नाम बोलो किस बिजनेसमैन से बात करनी है आपको। मेरा एक फोन पर ना बंदा दौड़ के आएगा। और वो जो 2 नए लड़के हैं ना, अरे वो आरएनजे और फेरी वाला, वो दोनों भी जल्दी हमारे बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं। और राठौड़ एम्पायर जैसी पुरानी और बड़ी कंपनी से हमारी बात चल रही है। सब उसकी बातों से खासे इंप्रेस थे सिवाय उस लड़की के। क्या बोरिंग पका हुआ आदमी है यार। पहली बात तो मिस्टर शो ऑफ, हॉस्पिटल कोई बिजनेस नहीं है, ये एक सेवा है, तपस्या है। दूसरी बात, अभी आपने खुद कहा कि राठौड़ एम्पायर, आरएनजे ग्रुप और फेरीवाला इंडस्ट्री से अब तक आपकी कोई डील नहीं हुई है, यानी अब तक आप इस बिजनेस की दुनिया के बादशाह नहीं है। और क्या भरोसा कल को बाकी कंपनियां भी आपके साथ डील कैंसिल कर दें? अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो पहले इन दोनों कंपनियों को अपने साथ मिलाऊंगा, फिर ही अपने बेटे से मिलूंगा। ये वादा है मेरा आप सबसे। अगले 24 घंटों में हमारी डील होकर रहेगी। और जो ये ना कर पाए तो? मिस्टर राठौड़ भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्हें देखकर वो आदमी और ज्यादा बौखला गया, लेकिन मीडिया को देखकर खुद पे कंट्रोल किया और बोला, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ब्रजेश गुप्ता अपना सर मुंडालूंगा और ये बिजनेस हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इतना कहते हुए वो आदमी अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया और वो लड़की दौड़कर मिस्टर राठौड़ के गले लग गई। मामा सा, आप कब आए? और ये सब क्या है? अच्छा ये सब छोड़िए, आई मिस यू मामा सा। हमने भी आपको बहुत मिस किया बच्चे। वैसे भी हमारी आरजू बिटिया जैसी तो कोई है ही नहीं। लाखों में एक, नहीं करोड़ों में एक है आप तो। आरजू इतराते हुए, अब वो तो मैं हूं ही। उसकी इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन कोई और भी उनकी इस बात पर मुस्कुरा रहा होता है। ये वही था जो सुबह से आरजू को देख रहा था।
इधर हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर थी। सब अपने अपने तरीके से रिपोर्टिंग करने में लगे हुए थे। कुल मिलाकर एक तेज तर्रार बच्ची सी डॉक्टर की वजह से एक बिजनेस टाइकून की हंसी उड़ाई जा रही थी। आरजू मिस्टर राठौर को अपने केबिन में लेके जाती है और उनसे थोड़ी देर बात करती है। फिर वो लोग मिस्टर मित्तल से भी बातें करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। मिस्टर मित्तल को आरजू की फिक्र होने लगती है, लेकिन मिस्टर राठौर उनसे वादा करते हैं कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता वो आरजू के साथ ही रहेंगे। फिर मिस्टर मित्तल आरव को और मिस्टर राठौर ईशानी, अजीत और कर्नल विश्वेश राठौर को फोन करके दिल्ली बुलाते हैं। डॉक्टर सोहम खन्ना। दरवाजे पर लकड़ी की प्लेट पर गोल्डन कलर से स्टाइलिश अंदाज में लिखा हुआ था। डॉक्टर विभोर अंदर आता है तो सोहम, वही लड़का जो सुबह से आरजू पर नजर रखे हुए था, अपने लैपटॉप में घुसा कुछ कर रहा था। विभोर उसके सामने आकर बैठ गया और कुछ देर चुपचाप इंतजार करता रहा और फिर बोला, भाई ऐसा कौन सा खजाना ढूंढ रहे हैं आप? हैं आसपास क्या हो रहा है, कुछ खबर ही नहीं है आपको? उसकी आवाज सुनकर सोहम उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि वो कब आया और कोई जरूरी काम है क्या? तो विभोर कहता है, मतलब ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे हो यार कि बिना कोई काम के तुझसे मिल नहीं सकता मैं? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मतलब डॉक्टर सोहम खन्ना इतने बड़े हो गए हैं कि अब उनके बचपन के दोस्त कौन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? हो गई तेरी नौटंकी? अगर हो गई हो तो काम बोल। वैसे भी फिलहाल मुझे उस ब्रजेश गुप्ता की जन्म कुंडली निकालनी है, इससे पहले कि वो, मुझे पता था तू इस वक्त ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा, इसीलिए मैंने पहले ही उसकी जन्म कुंडली निकाल ली थी। और मैं तुझे यही तो बताने आया था, वो सच में बहुत पैसे वाला और बहुत ही पावर वाला आदमी है। उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक, इन दोनों बिजनेसमैन को किसी तरह कन्विंस किया जाए कि वो ये डील कैंसिल कर दें। इससे उसकी बेइज्जती होगी और अपने वादे के मुताबिक उसे अपना बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। फिर हम उसे आसानी से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बिजनेसमैन को पैसों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वो लोग हमारी बात सुने भी तो क्यों? दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई, ये वाला आइडिया ना एकदम मस्त है, ये पक्का काम करेगा। देख, 23 घंटे 30 मिनट बचे हैं मेरे पास, पूरी जिंदगी नहीं। जो बोलना है जल्दी बोल। भाई, अगर तुझे सच में उस लड़की को बचाना है तो तुझे उस लड़की को भूलना होगा और घर वालों की पसंद की लड़की से शादी करनी होगी, वरना तू रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। सही है भाई, अब तुम्हें हमारी जरूरत होगी क्यों? यार सोहम, तू कितना बदल गया यार। बचपन से हम साथ हैं, हमारे बीच कभी कोई पर्दा नहीं था, कभी भी किसी भी चीज में तेरा मेरा नहीं हुआ। लेकिन जब से तेरी जिंदगी में वो लड़की आई है तो बदल गया यार। तो हम सबको, माँ पापा, मुझे, अपने दोस्तों को भूल गया यार सबको तू। और ये सब किसके लिए? उस कल की आई मिडिल क्लास लड़की के लिए जो एक नजर उठाकर तुझे देखती भी नहीं है। पता नहीं किस बात का घमंड है उसे। हिटलर, पता नहीं खुद को क्या समझती है। अरे उसके जैसे 10 को नौकरानी बनाकर रख सकते हैं हम। तमाचे की आवाज, तड़ाक। बस विभू, बस एक भी शब्द और नहीं। उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनूंगा नहीं मैं। तुम जा सकते हो यहाँ से। विभोर अपने गाल पर हाथ रखे शॉक्ड होकर उसे देख रहा था। सोहम भी गुस्से से भरा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। ये देखकर विभोर को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। वो वहां से बिना कुछ बोले चला गया। सोहम अपनी सीट पर आंखें बंद करके सोच रहा था। सोहम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसीलिए उसे बचपन से बहुत लाड प्यार मिला था। खानदानी रईस तो थे ही, परिवार का अच्छा खासा रुतबा भी था। कभी भी किसी ने भी उसे किसी बात के लिए मना नहीं किया। उसकी हर डिमांड पूरी हुई, जिससे वो जिद्दी बन गया। लेकिन फिर भी वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं गया। सिगरेट के अलावा उसकी कोई बुरी लत नहीं थी। वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक, मौज मस्ती करने वाला रहा था हमेशा से।